नमस्कार, गिरीश गुप्ता के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का पहला क्वेश्चन जो है वो चिराग डांगरा साहब और उनके मित्रों द्वारा अलीगढ़ से भेजा गया है और वो HFCL के कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। तो देखिए, ये जो HFCL है ये पुराने अवतार में हिमाचल फ्यूचरिस्टिक कंपनी लिमिटेड के नाम से जानी जाती थी और आप में से जो पुराने खिलाड़ी हैं शेयर बाज़ार के उनको अच्छे से मालूम होगा कि ये एक बदनाम कंपनी रही है अपने ज़माने की। बदनाम कंपनी इसलिए कि इसमें बहुत ही उठापटक ऊपर नीचे हुआ करता था। तो वो लेगेसी जो है ना वो इसकी आज तक चली आ रही है। तो चलिए कंपनी के इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लें। तो कंपनी को 1987 में महेंद्र नाहटा साहब ने शुरू किया और इनके रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के साथ पुराने संबंध हैं। और ये शुरू में जो टेलीफोन वगैरह हुआ करते थे ना, तो उस तरह के इक्विपमेंट बनाने की, टेलीफोन से रिलेटेड टेलीकम्युनिकेशन की जो उस टाइम जो टेक्नोलॉजी चलती थी उसके इक्विपमेंट बनाने की का काम करते थे। बनाना क्या होता है एक्चुअली, ये उसको असेंबल किया करते थे और बाज़ार में इस कंपनी की बड़ी हाइप हुआ करती थी। धीरे धीरे इन्होंने क्या किया कि जो नई नई टेक्नोलॉजीज जैसे टेलीकम्युनिकेशन में आई वैसे वैसे अपनी क्षमताओं का इन्होंने विस्तार किया और आज भी ये टेलीकॉम इक्विपमेंट बनाते हैं। किस तरह के इक्विपमेंट बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इनके जो है ना कंपनी के दो सेगमेंट हैं। एक है प्रोडक्ट जिसमें ये सामान बनाते हैं और बेचते हैं, ठीक है, और एक है प्रोजेक्ट में जैसे मैंने बताया ये नेटवर्क प्रोवाइडर्स जितने भी हैं, तो बेसिकली इनके 3 तरह के ग्राहक हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये जो प्रोजेक्ट बना के जो प्रोजेक्ट जिनको लगवाना होता है तो वो प्रोजेक्ट ज़्यादातर टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज़ को, तो वो उनके लिए प्रोजेक्ट का काम करके दे देते हैं। भाई सारी लाइनें बिछा देंगे, टावर लगवा देंगे, इक्विपमेंट जो कनेक्टिंग इक्विपमेंट है वो लगा देंगे, मतलब नेटवर्क का जो पूरा रोल आउट करके ये तैयार उनको कंपनीज़ को कर देते हैं। तो अब पहले प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं, तो देखिए पहले तो ऑप्टिकल फाइबर बनाते हैं। देखिए केबल अलग है, ऑप्टिकल फाइबर अलग है। तो ऑप्टिकल फाइबर एक बहुत बारीक सा तार होता है, ठीक है, वो साइंस का एक प्रिंसिपल है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ज़्यादा समझने की आवश्यकता नहीं है अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं। बात ये है कि उसमें जो सिग्नल आते हैं ना, वो सिग्नल के जो लॉसेस हैं वो बहुत कम होते हैं, इसलिए उसमें स्पीड जो होती है, डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर बनाते हैं और ऑप्टिकल फाइबर वाली केबल बनाते हैं, मतलब वो केबल जो ऑप्टिकल फाइबर जिनमें डलता है, ठीक है। एक कॉपर वायर से भी अपन सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल फाइबर वाली केबल तो के लिए ऑप्टिकल फाइबर और केबल बनाते हैं। उसके बाद अलावा ये वाईफाई के जो कुछ नेटवर्किंग इक्विपमेंट्स हैं वो भी बनाते हैं, राउटर्स बनाते हैं, स्विचेस बनाते हैं, जैसे बहुत सारे इस तरह के जो टेलीकम्युनिकेशन में इक्विपमेंट काम आते हैं ना वो बनाते हैं। अब प्रोजेक्ट्स में जैसे मैंने बताया कि ये सारा फिजिबिलिटी स्टडी से लेके नेटवर्क को रोल आउट करने तक का सारा काम ये करते हैं। तो इनके ये बेसिकली 2 सेगमेंट हो गए। अब देखिए आपको ये बात समझना है कि कौन सा इनमें से प्रॉफिटेबल धंधा है। प्रोजेक्ट्स में क्या है, प्रोजेक्ट लगाने में क्या है, एक तो टेंडर बेस्ड है ना, गवर्नमेंट का टेंडर लेंगे, कोई प्राइवेट प्लेयर हो उसकी बात अलग है, ठीक है, हो सकता है वो डायरेक्टली भी दे ले। लेकिन जैसे गवर्नमेंट के जो 3 सेक्टर्स हैं जिनमें टेलीकम्युनिकेशन की या कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है, वो है पहला रेलवेज़, क्योंकि रेलवेज़ का अपना खुद का टेलीकम्युनिकेशन का लिंक है, वो किसी और लिंक के ऊपर, किसी और नेटवर्क के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है रहना चाहता। दूसरा क्या है कि जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है उनमें से जैसे BSNL हुआ तो वो एक गवर्नमेंट का सेक्टर है। तीसरा जो हुआ वो हुआ डिफेंस का, क्योंकि डिफेंस का खुद का अपना नेटवर्क होता है कम्युनिकेशन का। तो ये जो 3 सेक्टर्स हैं गवर्नमेंट के हैं, और बाकी जैसे एयरटेल का हुआ या वोडाफोन का हुआ या आपका रिलायंस का हुआ, तो ये जो है ये प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो टेलीकम्युनिकेशन, पब्लिक टेलीकम्युनिकेशन में है। जो अब प्रोजेक्ट में और प्रोडक्ट में आप एक अंतर ये समझिए कि जैसे मैंने बताया प्रोजेक्ट में टेंडर बेस्ड जो सरकारी है, और जो प्रोडक्ट है ना, और उसमें दिमाग भी ज़्यादा लगाना पड़ता है, मैन पावर बहुत लगानी पड़ती है, पैसा पहले से लगाना पड़ता है, फिर टेंडर भरो, पैसा खर्च तो टेंडर भरने में भी होता है, ठीक है। तो आप जाके परसुएशन करते हो, जाके उसको डेमोन्स्ट्रेशन करते हो,
ठीक है। इन सब में और कई तरह के अन्य चीज़ों में भी खर्चा होता है। तो ये खर्चा तो आपका हो जाता है, लेकिन टेंडर मिले या ना मिले, फिर क्या हुआ, वो प्रोजेक्ट मान लो टाइमली एग्जीक्यूट हुआ नहीं हुआ तो पेनल्टी का खतरा, फिर उसमें कुछ और प्रॉब्लम आ गई, कभी ज़मीन पूरी नहीं मिली, कभी कुछ और इशू हो गया, तो जब तक प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता तब तो पैसा नहीं मिलता। तो प्रोजेक्ट में तो ये इशू है। प्रोडक्ट में क्या है, आपने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट में मान लीजिए टेंडर बेस्ड भी, जैसे सरकार में टेंडर बेस्ड होता है, अगर आपको वो मिल गया तो आपको रेवेन्यू आपका गारंटीड है। तो ये प्रोडक्ट में यानी सामान बेचने में और प्रोजेक्ट में ये बेसिक एक डिफरेंस है। जो अब क्या है कि ये जो है ना, ये अपना फोकस, पहले इनका ज़्यादातर फोकस प्रोजेक्ट की तरफ था, तो अब ये धीरे धीरे कोशिश ये कर रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट से शिफ्ट होकर रेवेन्यू अपना प्रोडक्ट्स में लाएं। तो जैसे पिछले साल इनका जो प्रोजेक्ट से रेवेन्यू था वो 58% था, अब वो 39% इस फाइनेंशियल ईयर 25 में यानी मार्च 25 में ये घटकर 39 रह गया। और प्रोडक्ट से जो रेवेन्यू पिछली बार 42% था वो अब बढ़कर 61% हो गया है। इसके अलावा ये एक्सपोर्ट रेवेन्यू पे भी फोकस कर रहे हैं, और पिछले 2-3 सालों से जो एक्सपोर्ट की डिमांड थी, जो बाहर की कंट्रीज़ में डिमांड थी, वो बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन जैसे ये 60 कंट्रीज़ में इनके लगभग 80 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, वहाँ ये एक्सपोर्ट करते हैं, ये अपने सामान वगैरह और प्रोजेक्ट्स भी लगाते हैं। तो वहाँ से जो रेवेन्यू पिछले साल मतलब मार्च 24 में जो रेवेन्यू 11.21 था, वो थोड़ा सा मार्जिनली बढ़ के 1% बढ़कर वो इस साल मार्च 25 में 12.23% हो गया है। ऐसे ही जो गवर्नमेंट का और प्राइवेट सेक्टर का मैं देखूँ रेवेन्यू का, तो गवर्नमेंट का में भी अपनी जो डिपेंडेंस है ना वो कम कर रहे हैं, रेवेन्यू की डिपेंडेंस। तो गवर्नमेंट में इनका रेवेन्यू पिछले साल 74% था और अब वो घटकर 65% रह गया। ऐसे ही इसके साथ ही साथ जो प्राइवेट प्लेयर्स के साथ जो इनका रेवेन्यू 26% था वो अब बढ़कर नेचुरली 35% हो गया। अब ये जो कुछ नवाचार भी कर रहे हैं, नई नई चीज़ें जो ये कर रहे हैं ना, वो इनको आपको समझने की है। तो ये क्या है, अभी इनका जो डिफेंस, जैसे सरकार जो है ना वो डिफेंस पे बहुत फोकस कर रही है, डिफेंस पे एक्सपेंडिचर, वो ये चाहती है कि हमारे जो भी इक्विपमेंट वगैरह है ना वो भारत में ही बन जाए और हमें इम्पोर्ट नहीं करना पड़े। तो वो यहाँ तो वो आत्मनिर्भर भारत की स्कीम निकाल रही, मतलब भारत सरकार की एक पॉलिसी है आत्मनिर्भर भारत की, और डिफेंस में वो इंडिजिनाइजेशन यानी स्वदेशीकरण करना चाहती है। तो ये उस एरिया में भी एक्चुअली कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं ऑफ कोर्स टेलीकम्युनिकेशन से रिलेटेड वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा इनको जो लगता है कि एक और जो ल्यूक्रेटिव एरिया या आकर्षित करने वाला एरिया है वो है डेटा सेंटर्स का। अब डेटा सेंटर जैसे जैसे एआई बढ़ रहा है भारत में, जैसे जैसे इंटरनेट का पेनिट्रेशन बढ़ रहा है वैसे, और भारत बहुत बड़ा मार्केट है इंटरनेट का, तो वैसे वैसे जो डेटा सेंटर्स की डिमांड बढ़ रही है, तो हाई स्पीड जो टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क की और उस टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट की रिक्वायरमेंट है। तो ये उस डायरेक्शन में भी उस तरह के इक्विपमेंट नए नए बनाने का भी प्रयास कर रहे हैं। फिर क्या है, ये अपने ऑप्टिक फाइबर का जो है वो कई बार ये इंपोर्ट भी करते हैं, लेकिन ये सोचते हैं कि अगर मैं बाहर से इंपोर्ट करता हूँ तो सप्लाई में कुछ प्रॉब्लम कई बार आती है। तो ये कहते हैं मैं ऑप्टिक फाइबर जो है ना वो यहीं बना लूँ और उसको मेरी जो ऑप्टिकल फाइबर केबल में बनाता हूँ ना एक्चुअली उसमें मैं इस्तेमाल कर लूँ। फिर इन्होंने अभी मानेसर में टेलीकॉम नई नेटवर्किंग इक्विपमेंट की एक नई फैसिलिटी भी लॉन्च की है, और होसूर में इन्होंने डिफेंस प्रोडक्शन की जो इक्विपमेंट बनाते हैं टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट, तो उसकी भी एक फैक्ट्री इन्होंने डाली है। तो अब इनकी जो टोटल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है ना वो अब 7 हो गई हैं, और इनकी ऑर्डर बुक जो है वो करीब करीब 10,000 करोड़ की है FI मार्च 2025 में, तो 9,967 यानी 9,967 टू बी प्रिसाइज। इसमें से जो है जो करीब करीब 8,400 जो है वो तो प्राइवेट प्लेयर्स का है, सरकारी कंपनीज़ का की ऑर्डर बुक है, मतलब वहाँ से ऑर्डर है, और लगभग बाकी बचा हुआ जो 1,600 करोड़ जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स से है। अब इनकी स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो देखिए स्ट्रेंथ जो इनकी है ना, इनकी ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है। दूसरी बात जैसे मैंने बताया, ये महेंद्र नाहटा साहब है ना, ये पुराने खिलाड़ी हैं और ये इनका रिलेशन दोस्ती मान लीजिए ये रिलायंस वालों के साथ काफ़ी अच्छी है। और रिलायंस जियो इन्फोफॉर्म का जो नेटवर्क का रोल आउट है, जो उनका नेटवर्क है वो नॉर्थ इंडिया में, उसका काफ़ी सिग्निफिकेंट पार्ट इन्होंने एग्जीक्यूट किया है। ठीक है, तो एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन भी हैं ये काफ़ी। वीकनेस की बात करूं तो देखिए इंटेंस कंपटीशन है। ठीक है, प्रोजेक्ट आप
अगर हमारे वीडियो देखें तो आपको बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स मिल जाएंगे, मतलब हमने बहुत प्लेयर्स की ऐसी बात की है जो ये इस तरह के ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स में हैं। तो नेटवर्क रोल आउट में कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। जैसे एक तो सबसे बड़ा प्लेयर तो आपको ध्यान होगा, तो हमने रिसेंटली एक वीडियो बनाया था तेजस नेटवर्क का। तो तेजस नेटवर्क जो है वो एक जो सबसे बड़ा प्लेयर, तो टाटा ग्रुप की जो कंपनी है वो सबसे बड़ा इनका कॉम्पिटिटर है। फिर क्या है, लार्ज वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। और फिर क्या है, वो प्रोजेक्ट जब ये लगाते हैं तो जैसे मैंने बताया प्रोजेक्ट्स में कुछ भी पंगा हो गया तो इनका रेवेन्यू रुक जाता है। मतलब वो कहेगा मैं बाद में दूंगा जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना तब। अब मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो 12,700 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। आरओई मात्र 4% का है। डेट टू इक्विटी हर 100 रुपये पे 33 रुपये का कर्जा है। जैसे मैंने बताया वर्किंग कैपिटल हैवी काम है ये। पी जो है वो तो माशाल्लाह है, वो 73 का है। और 3 साल की सेल्स -5% है। 3 साल का प्रॉफिट जो है -18% है। प्रमोटर की होल्डिंग 34% है। एफआईआई की 7% है। डीआईआई की 13% है। और जो पब्लिक की है 45% है। तो मैं ये समझता हूँ कि एक बार आप जो है ना हमारा तेजस नेटवर्क वाला वीडियो भी देख लीजिए, एक बार आप उससे इस कंपनी को कंपेयर कीजिए। उसके फिर भी थोड़े से बेटर मैट्रिसेस हैं, ठीक है। और उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस या कोई दाग जैसी कोई चीज़ नहीं। अभी भी जो पुराने इन्वेस्टर हैं ना, वो इस तरह की कंपनी में, जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ, जो सीजनड इन्वेस्टर है उनकी, वो इस तरह की कंपनियों में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहते नहीं है। तो हमारे पास देखिए कहानियाँ तो हर तरह की चलती हैं, तो कहानियों से पैसा नहीं बनता है। पैसा क्या है, अच्छी कंपनियों में जो अपन डालते हैं ना अपना पैसा, तब बनता है। तो मेरे हिसाब से तो एक बार आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछकर इस कंपनी में खरीदने या बेचने की कोई ऊपर कुछ विचार करना चाहिए। मेरी इस कंपनी में खरीद या किसी भी और कंपनी में खरीदने या बेचने की कोई राय नहीं है। अगर आपको मेरा ये प्रयास पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर शेयर मार्केट से संबंधित किसी कंपनी के बारे में यदि आपको कुछ जानना है तो आप अवश्य मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कमरुद्दीन अंसारी साहब ने पूछा है और वो आर.के. फोर्जिंग के बारे में जानना चाहते हैं। तो आर.के. फोर्जिंग की बात करूं उससे पहले मैं ये बता देता हूं कि एक कहावत है हमारे यहाँ, वो ये कहते हैं कि जो लोहा जो है ना आग में तपकर ही सोना बनता है। अब वो जो लोहा और सोना का जो रिलेशन है ना, वो एक्चुअली वो फोर्जिंग से आता है ये सब। तो फोर्जिंग क्या चीज़ है, फोर्जिंग क्या होता है कि लोहे को गर्म करके जब उसको पीटा जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या है अलग तरह के एक गुण इकट्ठे हो जाते हैं जिससे वो टफ हो जाता है और स्ट्रांग हो जाता है। आपने वो धर्मवीर पिक्चर देखी होगी, तो धर्मवीर पिक्चर में जब धर्मेंद्र जो है वो अपने परिवार से बिछुड़ जाता है और वो किसी लोहे वाले के यहाँ, ठीक है, वो आयरन स्मिथ जो होता है उसके यहाँ उसको वो पालता है। और वहाँ पर वो जो धर्मेंद्र बच्चे से जब बड़ा होते हुए दिखाते हैं एक सीन में, एक शॉट में, तब आपको पता लगता है वो जो काम कर रहा होता है ना, तो वो एक्चुअली फोर्जिंग का काम कर रहा होता है। हथियार वगैरह जिससे बनते हैं, आप ये समझ लीजिए। तो इससे क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि ये टफ किसी चीज़ को बनाने के काम में आती है। और आर.के. फोर्जिंग की अगर मैं बात करूं तो ये भारत की सेकेंड लार्जेस्ट फोर्जिंग कंपनी है और ये 43 साल से बिजनेस में है। 22 कंट्री में ये एक्सपोर्ट करती है और उसमें नॉर्थ अमेरिका और यूरोप भी है, ठीक है। और आप ये समझिए कि ये जो फोर्जिंग का काम है ना, ये स्पेशलाइज्ड काम है। वैसे तो क्या है, बहुत सारी छोटी छोटी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी कंपनीज हैं, लेकिन जो बड़ी कंपनीज जो काम करती हैं ना, और बड़ी कंपनीज जिस तरह का आइटम प्रोड्यूस करके देती हैं, वो जो आइटम्स है ना वो छोटी कंपनीज प्रोड्यूस करके नहीं दे सकती। इसलिए आप ये समझिए कि कम से कम 10 से 15 कंपनी होंगी जो फोर्जिंग में होंगी भारत में, और जो अच्छे लेवल पे होंगे, अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती होंगी। तो इसलिए ये चीज़ आपको ध्यान रखने की। अब ये 2000 से ज़्यादा पार्ट्स बनाती है। अब किसके लिए पार्ट्स बनाती है ये आप समझ लीजिए। कमर्शियल व्हीकल्स के, बस के लिए, ट्रक के लिए, ठीक है, जैसे एक्सल्स वगैरह होते हैं या गियर्स होते हैं या आपकी जो कनेक्टिंग रॉड होती है, थोड़ा सा ऑटोमोबाइल से रिलेटेड है शब्दावली, लेकिन आप में से कुछ लोग तो ये सब जानते भी होंगे। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, जहाँ पर आपको झटके लगते हैं, है ना, झटकों से बचाने के लिए वो ये मैंने बताया ना, इसे टफनेस प्रोड्यूस हो जाए, टफनेस और स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करने के लिए फोर्जिंग का काम किया जाता है।
फोर्जिंग वाले इक्विपमेंट, फोर्जिंग एक प्रोसेस है एक्चुअली, ठीक है, जिससे कोई चीज़ प्रोड्यूस की जाती है। फिर तो कमर्शियल व्हीकल के लिए ये फोर्जिंग पार्ट्स बनाते हैं, फोर्ज्ड पार्ट्स बनाते हैं, वहाँ से इनका रेवेन्यू करीब करीब 40.4% आता है। तो सबसे मेजर जो है ना वो ऑटोमोबाइल या कमर्शियल व्हीकल इनका जो रेवेन्यू प्रोवाइडर है। फिर रेलवेज़ का आता है, तो रेलवे में भी 4.7% रेवेन्यू आता है, रेलवे के जो ये फोर्ज कंपोनेंट बनाते हैं। और ऐसे ही माइनिंग में हुआ, अर्थ मूविंग में हुआ, ठीक है, तो जहाँ पे खोदने करने का या टफ काम जहाँ होता है वहाँ पे, तो वो सारे इक्विपमेंट, तो फार्म जैसे फार्मिंग, खेती बाड़ी में जो मशीनरी काम आती है उसमें जो इक्विपमेंट लगते हैं, ठीक है, वो भी ये फोर्जिंग से बनते हैं, तो वहाँ से इनका 4.5% रेवेन्यू आता है। फिर ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री से में यूज़ होने वाले इक्विपमेंट, फिर स्टील, पावर और सीमेंट में जो इक्विपमेंट इस्तेमाल होते हैं, तो ये इन सब तीनों इंडस्ट्री से इनका लगभग 8.1% रेवेन्यू इनका आता है। अब जैसे मैंने बताया कि ये 22 से ज़्यादा कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट करते हैं, तो एक्सपोर्ट से इनका रेवेन्यू 42% है और डोमेस्टिक भारत में इनका जो रेवेन्यू है 58%। अब जो सबसे मुद्दे की बात है, जो इम्पोर्टेंट बात है, वो अब समझने की है कि इनके साथ एक बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। वो ये हुआ कि एक फिज़िकल वेरिफिकेशन होता है। होता क्या है कि जब आपने खाता बही बना लिए, ठीक है, और आप ये कहते हैं साहब मेरे पास मेरी दुकान में इतना माल पड़ा है, ठीक है, तो एक रूटीन प्रोसेस है जो आप में से जो ऑडिट समझते हैं या ऑडिट करते हैं, ठीक है, उनको ये पता होगा कि एक फिजिकल वेरिफिकेशन होता है। मतलब आप कागज़ में तो लिख रहे हो मेरे पास 1 करोड़ का माल है, लेकिन आपके पास फिजिकली एक्चुअली है क्या ये 1 करोड़ का माल? तो इनका 6 अप्रैल 2025 को इन्होंने एक फिजिकल वेरिफिकेशन करवाया, और फिजिकल वेरिफिकेशन में ये पता लगा कि 120 से लेके 150 करोड़ की जो इन्वेंट्री है ना, जो माल इनके पास होना चाहिए, चाहे वो रॉ मटेरियल की फॉर्म में हो चाहे फाइनल पार्ट्स हों, तो वो है ही नहीं, इतना माइनस में। अब देखिए आप इस बात को समझिए, ये 120 करोड़ से 150 करोड़ क्या कोई मामूली बात है जो ये सब चीज़ें हो गई और कंपनी को पता ही नहीं लग रहा? फिर कंपनी का जो मैनेजमेंट कर क्या रहा था? ये तो सीरियस लैप्स है। आप कर क्या रहे हो भाई साहब? 150 करोड़ का आपकी कंपनी से निकल गया और आपको हवा ही नहीं लगी। अब इसमें 2 रीज़न है। तो या तो आपने ओवरसाइट किए, ठीक है, यानी सुपरवाइजरी नेग्लिजेंस है या तो आपकी, और या आपने झूठे डेटा दिए। दोनों में से एक ही बात हो सकती है ना भैया। आप पहले से आपको पता था, एक्चुअली ये बात आपको पता है कि मेरे यहाँ इन्वेंट्री कम है, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिट बढ़ाने के लिए जो है ये सब चीज़ें दिखाई जा रही हो, तो ये तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का लैप्स है। दूसरा, अगर आप जो है आप जानते थे या आप अनजान रहे, अगर आपको ये बात पता ही नहीं लगा, तो फिर आप मैनेजमेंट में क्यों बैठे हो? फिर शेयर होल्डरों का पैसा डुबोने के लिए हो क्या आप? और इन्होंने जैसे ही इस बात का खुलासा किया, ठीक है, वो इंडसइंड बैंक वाली बात हो गई कि साहब अचानक से ये 2000 करोड़ 1750 करोड़ का लॉस आ गया। अरे लॉस कैसे आ गया यार, सो रहे थे कि तुम? तो जैसे ये बाजार में इन्होंने डिस्क्लोजर दिया, धड़ाम से शेयर जो है ना वो नीचे आ गया। अब इनकी कहानी सुनिए। ये कहते हैं कि साहब हम जो है ना, हमारा नेटवर्थ, टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी नेटवर्थ होती है, तो टोटल असेट्स, इन्वेंट्री तो असेट है, तो वो अगर कम हो गई तो ये कहते हैं मतलब 4 से 5% हमारा नेटवर्थ ही कम हो जाएगी हमारी, ठीक है, आपकी नेटवर्थ ही कम होगी, मतलब लॉस लग गया आपको। फिर एबिटा भी लॉस कम होना ही है। जब नेटवर्थ आपकी इन्वेंट्री चोरी हो गई तो यानी आपकी अब उस इन्वेंट्री को आप सेल नहीं कर पाओगे, जो चोरी हो गई वो तो सेल नहीं हो सकती ना, उतना सेल कम हो जाएगी। या अगर वो रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री है तो आपको नया इन्वेंट्री लाना पड़ेगा उसकी जगह, फिर तो फिनिश प्रोडक्ट बनाओगे आप। तो एबिटा पे जो कि सारा खर्चा काटने के बाद जो आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है, वो ये कहते हैं साहब ये भी जो है ना ये तो हमारा काफ़ी कम हो जाएगा। फिर इनके जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 0.5 है, यानी हर 100 रुपये पे 5 रुपये। तो इक्विटी तो आपकी कम होगी ना भाई, आपकी तो नेटवर्थ कम होगी तो आपकी इक्विटी कम होगी। जैसे इक्विटी कम होगी तो आपका प्रोपोर्शनेट डेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो डेट इक्विटी रेशियो जो अब आप बता रहे हो वो एक्चुअली है नहीं आपका। तो इसलिए क्या है, ये जो घालमेल है ना, ये मुझे भी समझ में नहीं आया भाई। ऐसा कैसे हो सकता है कोई 150 10-20 लाख का जो माल होता है ना वो इधर उधर हो जाए, फिर भी मुझे समझ में आता है, लेकिन 10-20 लाख का भी माल इधर उधर कैसे हो जाए? ठीक है, मैनेजमेंट क्या कर रहा है? मजा आ गया क्या कोई?
तो ये सारी चीज़ों के कारण इसका धमाके से शेयर बाजार ने इसको कूटा है, और कूटने लायक शेयर है ये। आप कुछ भी बात करो, ये कह रहे हैं हम ईवी में आएंगे, अच्छी कंपनी है, अच्छी इन द सेंस मतलब ये सारी फोर्जिंग में आना आसान नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये है, इतनी बड़ी कैपेसिटी लगाना, ये सब लगाना आसान नहीं है, लेकिन ये मैनेजमेंट ओवरसाइट तो देखो आप, 150 करोड़ का लॉस। वो कह रहे इन्वेंट्री पता ही नहीं हमारी कहीं चोरी हो गई क्या भाई साहब, कौन ले गया। तो ये सारी चीज़ें से कॉर्पोरेट गवर्नेंस का सीरियस लैप्स है। तो खैर मार्केट कैप 10,800 करोड़ का है, प्रमोटर के पास 43% है। फाइनेंशियल तो मैं इसलिए नहीं बताऊंगा कि फाइनेंशियल पता ही नहीं है मैनेजमेंट को ही कि फाइनेंशियल अगले साल भी क्या आने वाले हैं, खुद को ही नहीं पता कि लॉस कितना लगने वाला है। ठीक है, FII के पास 24% है, DII के पास 6% है, 27% पब्लिक के पास है। तो ये है सब सारी कहानी। तो बहुत सारी कंपनीज है, जब तू अपने बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अपने खाते वही सुधार लेना, हम लगाने की सोच लेंगे। अभी तो हमारा कोई इसमें विचार लगता नहीं है, खरीदने बेचने की मेरी कोई राय इसमें है नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।